नमस्कार, डीए न्यूज प्लस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो मतगणना चल रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, अब रुझान जो परिणाम में तब्दील हो रहे हैं, उसके बाद जो दल हैं, अलग अलग दल हैं, अलग अलग गुट हैं, अलग अलग गठबंधन हैं, उनकी क्या स्थिति है। और ये जो अभी सामने रुझान हमारे सामने है, वो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट करते हैं, बताते हैं कि मुकाबला कांटे का है। और इस मुकाबले में अभी मैं ये मानता हूँ थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा जब स्थितियाँ पूरी साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो रुझान मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो परिणाम होंगे इसके ही आसपास होंगे। तो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये परिणाम, ये रुझान, क्षमा कीजिएगा अभी परिणाम तो नहीं, रुझान क्या कह रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हुई हैं श्रुति शुक्ला जी, हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और साथ में प्रवीण साहू हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णा दास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इस पूरे चुनाव पर अपनी राय रखेंगी और बताएंगे कि ये परिणाम कहते क्या हैं, बताते क्या हैं। चर्चा की शुरुआत श्रुति जी आपसे कर लेता हूँ। आप क्या कहती हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया, जो इलेक्शन कमीशन की हम देख रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो अभी लीडिंग है, हालांकि वो परिणाम अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगभग 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि पिछले प्रदर्शन का दुगना प्रदर्शन है कम से कम कांग्रेस के लिहाज से। साथ ही साथ गठबंधन ने भी कमाल किया है, उत्तर प्रदेश में कमाल किया है, महाराष्ट्र में कमाल किया है। कुल मिलाकर आप क्या कहती हैं श्रुति जी, ये परिणाम बड़ा बूस्ट करने वाला है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की जो हालत थी, देश में जो बेरोजगारी थी, महंगाई थी, आज ये उसी का परिणाम है कि देखिए किस प्रकार से जब ये नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ मुझे बात करते थे 4 का पार जाने की, तो आज मुझे एनडीए की 3 का पार होते हुए भी दिख नहीं रही है। और जिस प्रकार से ये हमेशा अभिमान भरी बातें करते थे कि भगवान राम को राजनीति के रूप से बुलाने की कोशिश करते थे, तो आज जो है परिणाम उनके सामने है कि देखिए अहंकार का अंत किस प्रकार से होता है। अरे अहंकार जो है वो रावण का नहीं दिखता कि हम तो इंसान हैं। तो आज जो परिणाम मेरे पूरे देश के सामने है, देश की जनता जागरूक है। और ये जो इनकी चाल है, जो धर्म के नाम पर राजनीति करने की, लोगों को बदलाने की, इसको आज मैं समझ चुकी है। और निश्चित ही अभी तो ये शुरुआत है, आगे की बात कुछ देखना बाकी है। जी प्रवीण जी, आप सुन रहे होंगे, आपको आवाज मिल रही मेरी? प्रवीण जी, प्रवीण जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है प्रवीण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। हाँ प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप? पहुंच रही है सर, आप थोड़ा डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहुंच गई है। प्रवीण जी आप सुन रहे होंगे क्या कह रही थी श्रुति जी, और फिर आपसे एक सवाल मैं जोड़ लेता हूं अपनी ओर से कि अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो रुझान क्या कहते हैं? प्रवीण जी आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ आपको अभी। जी जी, आपने सवाल सुना? दोहराऊं? आप सवाल नहीं सुन पाया, कृपया दोहरा दीजिए। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो रुझान आ रहे हैं ये क्या कहते हैं प्रवीण जी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, भारत माता की जय। और मैं देश के सभी मतदाताओं को धन्यवाद करता हूँ कि आपने देखिए अगर हम रुझान देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे राज्य की सरकार बनने वाली है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार 10 साल में हमने काम किया, सुधार पर जनता ने हमको वोट देकर प्रमाणित कर दिया कि देश के विकास की गाथा कोई बढ़ा सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। 10 साल सरकार के रहने के बाद थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी रहती है, लेकिन अगर हम बात करें यूपी के कार्यकाल की, 4 से लेकर 14 तक सत्ता में थे और 10 साल के कार्यकाल के बाद वो 44 सीटों पर आ गए थे। यानी अगर मैं कहूँ तो वो 100 सीट तक पार नहीं कर पाए थे। उस अगर तुलना करूँ तो अगर हमारी सीटें देखें तो ये अभूतपूर्व प्रदर्शन है। निश्चित रूप से देश की जनता जो है मोदी के चेहरे पर विश्वास कर रही है और आने वाले समय, आने वाले कुछ वक्तों में निश्चित रूप से हमारी सीटों में और वृद्धि होगी। और लगातार जिस प्रकार वृद्धि हो रही है, प्रमाणित करता है कि जनता ने फिर से मोदी की सरकार पर जो है प्रामाणिकता से पुनः ठप्पा लगा दिया है और विकास की गाथा फिर से आगे बढ़ने वाली है। मतलब आप संतुष्ट हैं अभी जो परिणाम, अभी जो रुझान आ रहे हैं?
देखिए, हमको उम्मीद थी कि हम कुछ सीटें और प्राप्त करेंगे, हमारे उम्मीदों से कुछ होता है कि कुछ सीटें कम हो, लेकिन सत्ता निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो चुकी है और सत्ता को हम सेवा का अवसर समझते हैं, इसलिए जनता जो हमको जनादेश दी है उसका हम सम्मान करते हैं। ठीक है। कृष्णादास जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृष्णादास जी, आप भी सब देख रहे हैं, मैंने जो दोनों प्रवक्ताओं से सवाल किया वही सवाल उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे भी मैं दोहरा लेता हूं। बात यही कि ये जो पूरा मैं इसे परिणाम तो नहीं कहूँगा, जो रुझान है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ मैं, रुझान है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही कहीं जाकर ये टैली बैठेगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अभी कोई बड़ा उलटफेर हो जाए। क्या इसकी संभावना वो देखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर यही परिणाम है तो ये परिणाम क्या बताता है, क्या लगता है कि इस बार एक ऐसा राजनीतिक समीकरण बना, एनडीए अलायंस ने ऐसी कौन सी बिसात बिछाई, कौन सी ऐसी उस पर गोटियां रखी और कौन सी ऐसी उस पर गोटियों की चाल चली कि सब ने मिलकर ये एक वातावरण बना दिया, ये एक दृश्य बना दिया जो आज सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ रह गई, अलायंस कहाँ रह गया? कृष्णादास जी। संजय जी, देखिए, रुझान एक प्रकार से रुझान ही होता है कि मतलब आप एक इंक्लिनेशन बता रहे हैं कि मोटा मोटा आपको रिजल्ट इसके आसपास ही आएगा। रही बात ये परिणाम कैसे आए, तो देखिए, तीसरा टर्म था मोदी जी का और जब तक कोई बड़ा स्वीप ना हो तब तक आप एकदम एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत रह जाती है जी। व्यक्तिगत रूप से भी शासन में, प्रशासन में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं से एक अंश रह जाता है। तो तीसरा टर्म में आप दूसरे टर्म के बराबर लाना ये लगभग बहुत कठिन कार्य रहता है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से में रहती है और जो सत्ता का द्वार है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है, मुझे लगता है ये पूरा एक जो लैंडस्केप है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हुआ है उससे। भारतीय जनता पार्टी को जो एक बड़ा दृश्य दिख रहा था कि पूरे देश में जो उनके एक कैलकुलेशन लेके वो चल रही थी, वो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश उसको डिस्टर्ब कर दिया। जो सीटें वहां पर उनको नुकसान हुई वो एक अवधारणा उनकी थी कि वो कहीं ना कहीं साउथ से उसको कवर कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आपको दिख रहे हैं उसमें एक जो कास्ट फैक्टर था संजय जी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार या चूक गए उसको समझने में, या कहाँ गलती हुई, ये तो बाद में चुनाव के बाद में एनालिसिस में सामने आएगी। जनगणना वाली जो बात थी उस हिसाब से जो टिकट जी, तो मुझे लगता है कि ये जो कास्ट फैक्टर जो वहां पर काम किया है या कास्ट बेस्ड जो पोलिंग हुई है वहां पर, वहां भारतीय जनता पार्टी चूकी है। आप देखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण संजय जी हम जिस चीज को यहाँ पर छोड़ रहे हैं वो है मायावती की बहुजन समाज पार्टी। बड़ा अहम रोल प्ले करती है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में और इस बार देखिए आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस इस चुनाव में नहीं रहा। मुझे लगता है जो एन ब्लॉक वोटिंग था कम्युनिस्ट बहुजन समाज पार्टी का, वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है और उसका परिणाम हमको मोटा मोटा ये दिख रहा है। भाजपा कहाँ चूकी? भाजपा, मुझे लगता है कि ये कास्ट, देखिए अब उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा जो कास्ट वाइज जो कैलकुलेशन हुए हैं उसमें अब भाजपा के पास में क्या रह गया, एक ब्राह्मण वोट बैंक ही जो है जिनको वो एकदम कंसोलिडेट करके चल सकती, बाकी तो सब चितिर बितिर हो गए हैं। तो आपने कभी वो प्रयास नहीं किया कि ये कास्ट वाइज जो वहां पर एक समीकरण बन रहे हैं उसको आप किस तरीके से काउंटर करेंगे? मुझे लगता है कि ये चूक एक हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक है। श्रुति जी, एक बात और बताइएगा कि ठीक है, पूरे देश भर में आपके पार्टी ने, आपके अलायंस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इनफैक्ट कर रही है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो क्या ऐसा हो गया कि जब पूरे देश का मानस किसी और ओर जा रहा था, किसी और दिशा में जा रहा था, तब यहाँ कांग्रेस उसे अपने पक्ष में नहीं कर पाई? श्रुति जी। जी, बहुत सटीक सवाल था आपका। बताना चाहूंगी कि निश्चित ही अभी जो रुझान आ रहे हैं, आपने कहा था कि रुझान आ रहे हैं, तो हमें विश्वास है ये सीटें कहीं न कहीं बढ़कर आएंगी। जब इंडिया गठबंधन यहाँ तक पहुंच चुका है तो निश्चित ही प्रदेश में भी बहुत कुछ अच्छा देखने को, बहुत कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जनता का जो फैसला है वो हम सबके सिरोधार्य है
लेकिन बस ये एक ही दिल से आवाज आ रही है कि आगे जो कुछ भी होगा वो सकारात्मक होगा। अभी तक जो केंद्रीय स्तर में कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश स्तर में जो कार्य करेगा उसका भी सकारात्मक स्तर ही है, ये जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रवीण जी आपसे भी एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, जैसा श्रुति जी से मैंने पूछा, लेकिन इससे थोड़ा सा हट के ये पूछना चाहूँगा सवाल कि जिस तरीके की आप बात कर रहे थे, मतलब मैं ये देख रहा था कि उत्साह चरम पर था। मतगणना आज शुरू हुई, लेकिन लड्डू सर कल से ही बन रहे थे, मैं देख रहा था लड्डू बनाए जा रहे थे, बांटने की तैयारियां हो रही थी। ठीक है, अगर आप बहुमत के आंकड़े को आपके अलायंस ने पार कर लिया है, ऐसा रुझानों में दिखाई दे रहा है, तो लड्डू तो आप बांट सकेंगे। लेकिन कल जो उत्साह का जो स्तर था, बैनर पोस्टर्स भी लग गए थे कुछ ऐसे जीत के कि जो बता रहे थे कि आप जीत रहे हैं, ठीक है वो भी काम आ जाएंगे, लेकिन क्या उतना उत्साह अभी बचा है? देखिए, जिस प्रकार आदरणीय संजय जी मैंने पहले ही कहा कि तीसरे टर्म में इतनी सीटें प्राप्त करना निश्चित रूप से हमारे कार्य का निश्चित रूप से जनता के द्वारा अनुमोदन से प्रदर्शित होता है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में पूर्ण उत्साह है। अगर उत्साह नहीं होता तो ये 300 सीटें जो हमारे अलायंस को प्राप्त हुई ये भी नहीं होती। मैंने 10 साल यूपीए कार्यकाल का भी जिक्र किया, जो 44 सीट तक समझ गए थे, हमने 10 साल की सत्ता के बाद यदि 300 सीटें अगर प्राप्त की तो निश्चित रूप से धरातल पर हमने काम किया है। मैं बार बार कहता हूँ, उस बात को पुनः दोहराऊंगा कि हम जो है अंत्योदय पर काम करने वाली पार्टी है। अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास हमने किया है, इसलिए जनता ने हम पर पुनः विश्वास करते हुए तीसरी बार निश्चित रूप से देश के सर्वमान्य नेता, विश्व का सर्वमान्य नेता फिर बनाने का प्रयास कर लिया है। वो है आदरणीय मोदी जी। उस पर मोदी ने धरातल पर काम किया, उनके नेतृत्व में पूरे अलायंस ने काम किया। निश्चित रूप से उत्साह चरम सीमा पर है। देखिए, टारगेट हम सेट करते हैं, लेकिन टारगेट कई बार होता है कि टारगेट एकदम करीब ना जाए, लेकिन अगर हमारा मेन टारगेट था बहुमत क्रॉस करना, बहुमत को हम क्रॉस कर चुके हैं और जो आने वाले कुछ घंटों में निश्चित रूप से हम 300 के बहुत पार हम जाएंगे, और जब अंतिम परिणाम आप देंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उत्साहजनक होगा। ठीक है कृष्णादास जी, अब जैसा मैं देख रहा था अलग अलग माध्यमों पर कि अब अलग अलग पार्टियां, जो पार्टियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस मैंने देखा कि किसी दल से समर्थन मांगने की कोशिश कर रही है। अब तो ये खेल चलेगा, लेकिन ये बताइएगा कृष्णादास जी कि जिस तरीके से एनडीए अलायंस है और दूसरा इंडिया अलायंस है, तो क्या एनडीए या मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी अपने कुर्बे को संभालने में सफल हो पाएगा? नहीं, देखिए ये तो निश्चित रूप से प्री पोल अलायंस है संजय जी। तो प्री पोल अलायंस का अर्थ ही यही है कि आपने चुनाव से पहले गठबंधन किया है, तो चुनाव के पूर्व जब आप लोगों के बीच में एक समझौता हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि पोस्ट पोल वो कहीं ना कहीं से उसका कोई प्रभाव रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा विषय बनेगा। रही बात जो दोनों अलायंस की, आप देखिए कि अभी भी इंडिया अलायंस जो थी वो उनने अपने लोगों के साथ में बैठक की। वो हर अलायंस यही चाहेगा कि हमारा जो पार्टनर है वो हमसे टूट के ना जाए जी। स्वाभाविक है, प्रयास होगा, राजनीति है, राजनीति में आप जितनी संख्या अपनी बढ़ा सकते हैं वो दोनों दल प्रयास करेंगे, लेकिन सत्ता जिनके पास में रहेगी झुकाव उनकी तरफ रहेगा। तो जो भी छोटे दल हैं वो पहला प्राथमिकता यही देंगे, जो सरकार बनाने जा रही है उनके पास में जाएंगे। देखना यही है कि सरकार कौन बनाने जा रही है। जब वो स्पष्ट हो जाएगा तो जो भी छोटी दल हैं या जो भी इंडिपेंडेंट लोग हैं वो प्रेफरेंस यही देंगे कि जो सरकार बनाने का जो इनका दावा ज़्यादा मजबूत है उनकी तरफ उसका झुकाव रहेगा। दूसरी बात ये थी कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है, तब ऐसे में क्या वो सारे जो मुद्दे हैं, वो सारे जो इश्यूज हैं, वो सारी जो बातें कहीं जा रही थी, उन पर भी थोड़ा असर पड़ेगा? बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, बहुत सारे एजेंडे ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को अपने स्तर पर कार्रवाई करनी थी। तो अब जब अलायंस बनेंगे और खासकर संजय जी जब मार्जिन बहुत कम हो तो उस समय सोच समझ के आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं से स्वाभाविक है, इस पर बाधाएं तो आएंगी। ठीक है, ठीक है। प्रवीण जी, एक बात और बताइएगा, जिस तरीके से मैं कृष्णा जी से पूछ रहा था, आप भी छत्तीसगढ़ की स्थिति देख रहे हैं। मध्य प्रदेश ने पहले से बेहतर किया है। छत्तीसगढ़ कहा जा सकता है अपना पुराना जो रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड रहा था, उसे ही दोहरा रही है, उसके आसपास है। बाकी राज्यों की स्थितियों पर हमने चर्चा की। कुल मिलाकर मैं ये पूछता हूँ आपसे कि पूरे देश में जो अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी
उस जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है तो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जो मैं कृष्णदास जी से मैंने पूछा था कि अपने साथी दलों को संभालने की। लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि अभी से लोगों ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। देखिए आदित्य, कृष्णदास जी ने पहले ही बहुत अच्छा वक्तव्य दिया कि जो अलायंस होता है प्री पोल होता है, और सामान्य तौर पर जो प्री पोल अलायंस होता है पार्टियां उसी के साथ रहती है। और देखिए, मैं आपको निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जब अंतिम परिणाम आएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर छोड़िए बहुत अच्छे मार्जिन से आगे निकलेंगे, और हमारा एनडीए का जो अलायंस है, गठबंधन जो है, निश्चित रूप से इसकी सीटों में भूतपूर्व वृद्धि होगी। बहुत सारे सीटों के परिणाम अभी आने वाले बाकी है, और बहुत सारे सीटों जिस पर क्लोज फाइट है। निश्चित रूप से जब उसमें पेटियां खुलेंगी तो हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। इसलिए पूर्ण आश्वस्त के साथ, पूरी आशा के साथ, विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे भी, और साथ जो अलायंस है उसके साथ हमारे सीटों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ठीक है, आप आश्वस्त हैं। कृष्णदास जी, एक बात बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मनोविज्ञान समझना चाहता हूँ पार्टियों का। जब जैसा एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस में बहुत से दल हैं और बहुत से दल ने अपने अपने स्तर पर कुछ सीटें इतनी ले के वो आ गए हैं, मतलब एक गठरी में उन्होंने वो सीटें डाली हैं कि वो दिखाई दे रहा है कि बड़े स्तर तक पहुंच गए हैं। और कुछ दल उनके साथ अगर आ जाते हैं तो वो दावा भी करेंगे, देखिएगा, कि वो सरकार भी बना लेंगे। लेकिन पार्टियों का मनोविज्ञान मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या वो ऐसे दल के साथ जाना चाहते हैं जो कि बहुत से दल मिलकर एक काम करें, या फिर वो ऐसे दल के साथ जाना चाहते हैं जो अपने आप में सीटों के मामले में बहुमत के करीब हो? पार्टियों का प्रेफरेंस क्या होता है? संजय जी, देखिए, अलायंस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक है नेचुरल अलायंस और दूसरा है कि एक समझौता करके जो अलायंस बनता है, कुछ मजबूरी में अलायंस बनती हैं। कांग्रेस का जो अलायंस है या इंडिया अलायंस है, उसमें आप देखिएगा बहुत कुछ जो अलायंस पार्टनर है वो मजबूरी में जुड़े हुए लोग हैं। आप देखिएगा, ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए जुड़ी क्योंकि उनको मोदी जी से उनकी नाराजगी थी। शिवसेना जो आपका एनडीए का सबसे स्ट्रांग पार्टनर हुआ करता था, कभी उनकी कुछ डिफरेंसेस हुई तो वो जो है उनके, तो ये एक नेचुरल अलायंस नहीं है। एनडीए के साथ में क्या है कि चंद्रबाबू नायडू जी का जो अलायंस है वो इसलिए वो एनडीए के साथ में जुड़े क्योंकि वो उनको विकास कार्य पसंद थे, उनका एजेंडा क्लियर है। उनका जो एनडीए के साथ में जो भी लोग जुड़े रहे हैं तो वो उनका एक एजेंडा क्लियर है कि हम क्यों जुड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस के साथ में क्यों जुड़ रहे हैं ये महत्व नहीं है। उनकी लड़ाई मोदी जी के साथ में है या अमित शाह जी के साथ में है या भारतीय जनता पार्टी के, तो वो एक लड़ाई के कारण ये लोग इकट्ठा हुए हैं। इनका एजेंडा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इनको टूटने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये इस पाले भी आ जाएं? देखिए, मैं इस चीज को नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये बहुत कमजोर अलायंस है संजय जी। जब आपका नेचुरल अलायंस नहीं रहता तो वो अलायंस बहुत कमजोर रहता है। तो ऐसा ना हो कि आपके, क्योंकि वैचारिक रूप से देखिए, शिवसेना एक एजेंडे के तहत महाराष्ट्र में काम करती है, ठीक है, ठीक उसके विपरीत एजेंडे में जो है वो कांग्रेस है। शिवसेना ये दावा करती है कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई है, कांग्रेस उसको जस्टिफाई करेगी क्या? तो ये एक नेचुरल अलायंस नहीं है। तो ऐसा अलायंस जो मैं कह रहा हूं ना, कि जैसे ममता बनर्जी का भी है, सोनिया गांधी जी के विरोध के कारण उनने कांग्रेस छोड़ी, अपना एक गठबंधन बनाया उनने। शरद पवार जी जो है वो सीधे सीधे सोनिया जी के साथ में बगावत करके उनने अलग हुए कांग्रेस से। ये जो है ये किस समझौते के तहत अभी वहां जा रहे हैं, तो ये बहुत नेचुरल अलायंस नहीं रहता। तो ये ऐसे अलायंस जो है बहुत मजबूत हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप सभी चर्चा में शामिल हुए। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णदास जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और विश्लेषण किया बड़ा बारीकी से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, आपको लगातार देते रहेंगे अपडेट्स, और रुझान जब तक परिणाम में नहीं बदल जाते हैं हम आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।